आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच की वजह से भी मानवाधिकार हनन होता है। जाहिर है उनका निशाना विपक्ष पर था, वो इसलिए क्योंकि विपक्ष को उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी दिखता है, लेकिन राजस्थान का हनुमानगढ़ नहीं। प्रियंका, राहुल राजस्थान और महाराष्ट्र की बात आते ही चुप हो जाते हैं। क्या ये सिलेक्टिव व्यवहार पॉलिटिक्स के लिए है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस से अभय दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा ठीक वैसा ही व्यवहार विपक्ष खासकर कांग्रेस कर रही है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो शब्दशः, अक्षरशः और भावशः सही कहा, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। आप याद करिए, जो लोग संसद पे हमला किए थे, जब उन सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने प्राण गंवाए थे संसद पे हमला, देश का के ऊपर आज तक हुए सबसे संवेदनशील, सबसे भयानक घटनाओं में से एक, उन लोगों ने मेडल लौटा दिए थे। क्यों लौटा दिए थे? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने के बाद, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम कहा है, आज तक ऐसी टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की। क्यों? उसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता अफजल गुरु को 7 साल तक फांसी नहीं दी गई। राष्ट्रपति के पास दया याचिका जो थी लटका कर रखी गई। सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए, किसके लिए? बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, शहीद मोहनचंद शर्मा के लिए नहीं, जो इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे आंसू बहाते हैं। मगर वहीं भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं जाता। वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे, वहां कोई नहीं जाता। ये सिलेक्टिव अप्रोच है। छत्तीसगढ़ में आज इनको अपोजिशन में बहुत वो लग रहा है। याद करिए, इसी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के लगभग 100 जवान नक्सली हमले में मारे गए थे। कितने गए थे कांग्रेस वाले? पूछना चाहता हूं, उल्टा जेएनयू में मिठाइयां बांटी गई, उसका जश्न मनाया गया, इनकी केंद्र की सरकार चुप रही। इसलिए कह रहे हैं कि जब मानवाधिकार की बात आती है तो सिर्फ आतंकवादी भटके हुए नौजवान नजर आते हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर सजा याफ्ता कर दिया। उस याकूब मेनन के लिए जुडिशियल किलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी न्याय व्यवस्था को भी आप आक्षेपित, आरोपित कर देते हैं। परंतु सारा मानवाधिकार आयोग सिर्फ उसको, जिनके लिए, इनके लिए उन आतंकवादियों से लड़ने वाला भारत का सेनाध्यक्ष सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये कोट अनकोट ये शब्द वो कह दिया था, वे तो व्यक्तिगत बयान है। इसलिए वो पीड़ा जो थी वो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में उभर के सामने आई कि मानवाधिकार का उद्देश्य सिर्फ अपने वोट के एक वर्ग पर अधिकार और वर्चस्व जमाने के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहां क्योंकि लखीमपुर का मामला इस वक्त सुर्खियों में है और उसको लेकर भी अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुधांशु जी, अभी अशोक गहलोत ने तो ये कह दिया कि बीजेपी बेवकूफ है, वो बिना मतलब की तुलना कर रही है, मामले की जांच हो रही है, आप आकर देखिए, यहां तो सब कुछ ठीक हो रहा है, अगर ठीक नहीं है तो आप सवाल उठाइए, आपको कौन रोक रहा है? अच्छा, बहुत आपने जो बात कही, मैं लखीमपुर पर भी जवाब देता हूं। देखिए, वहां लखीमपुर में 8 लोग मारे गए, 4 लोगों की गाड़ी से कुचलकर हत्या हुई और 4 लोगों की पीट कर हत्या हुई। ये बताइए, जो गाड़ी से कुचलकर मारे गए उनके पास तो बचने की एक संभावना थी, अगर उसमें से भाग्यवश किसी ने देख लिया होता पीछे से गाड़ी आ रही तो वो बच सकता था। पर जो घेर कर लाठियों से पीट कर मार दिए गए, जमीन पे गिरे हुए आदमी के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही थी, तो सरासर हत्या थी, उसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। मगर यहां भी सिलेक्टिव अप्रोच है कि उन 4 के लिए बात है मगर दूसरे 4 के लिए हत्या ही नहीं। और यहां तक कि राकेश टिकैत तो यह बोल चुके कि उन 4 लोगों पे जिन्होंने लाठियों से मारा उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी। और हनुमानगढ़ में तो 3 लोग पकड़े हुए हैं उस युवक को, यानी उस बेचारे के पास तो भागने का भी स्कोप नहीं है और उसे पीट कर मार दिया गया। और कितने जलवे से कह रहे हैं कि साहब जांच चल रही है। और यहां पर जबकि पुलिस गृह राज्य मंत्री के बेटे के लिए 14 दिन की कस्टडी मांग रही है और लिखित में यह कह रही है कि चूंकि वो 2 दिन आया नहीं था तो उन्होंने लिख के कहा कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए 14 दिन की कस्टडी दिया, न्यायालय ने 3 दिन की कस्टडी दी। तो हमारी ईमानदारी देखिए और वहां पे जाके वोट की सौदागरी देखिए। अभय दुबे जी, अब सवाल आप ही से है, इंसाफ की लड़ाई के लिए इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? सुरभि जी, देखिए, जहां भी सत्ता की सरपरस्ती के सुर नासूर बन जाएंगे वहां राहुल गांधी जाएंगे। जहां न्याय नहीं पहुंच पाएगा वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे। जहां न्याय का गला घोट दिया जाएगा वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आवाज उठाएंगे। मैं सुन नहीं पाया, सुधांशु त्रिवेदी जी की आवाज बंद थी, लेकिन आखिरी के 2-3 शब्द मैंने सुने हैं।
अरे भूल गए दुर्दांत आतंकवादी सैफुल्लाह को टिकट, जिसने पंडितों की हत्या का आरोप था, उसको अमित शाह जी ने उनकी सरपरस्ती में टिकट दिया श्रीनगर में। भूल गया आंसिया अंद्राबी जो कुख्यात आतंकी थी, उसको आपने बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अरे बांग्लादेश का घुसपैठिया रुबेल शेख, उसको भारतीय जनता पार्टी बंबई में अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख बनाती। शर्म नहीं आए आपको? मैं बताना चाहता हूं, गुजरात के राजकोट में मुकेश वानिया की पीट पीट कर हत्या कर दी गई दलित युवक की। हरियाणा के झज्जर में दलित हरिराम को पुल के नीचे उठाकर फेंक दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देवराज को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया दलित को कि उसने बड़े लोगों के भोजन को हाथ लगा लिया था। छपरा में दलित शिव प्रसाद को पानी पीने के कारण दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन ऐसे विषयों पर कानून ने अपना काम किया, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां गए याद कीजिए आप। उस रोहित वेमुला को और दलित छात्रों को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने प्रताड़ित किया और उसने मौत को गले लगा लिया। उसने लिखा कि मेरा जन्म एक भयावह परिस्थिति में हुआ। उसके बाद देखिए उन्नाव में क्या हुआ। उन्नाव में हाईकोर्ट क्या कह रहा है, सुनिए। उन्नाव में हाईकोर्ट कह रहा है, यू टुक 8 months टू रजिस्टर FIR, डू यू वांट अस टू वेट फॉर मोर 8 months? और वो कह रहा है कि हम लिख देंगे आदेश में, नहीं तो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई। अरे 16 महीने अपराधी के सारे प्रमाण मिटाकर कार्रवाई नहीं करोगे बलात्कार के केस में? और क्या किया, उस बिटिया के परिवार को कुचलने की कोशिश की गई। उस बिटिया के पिताजी को पुलिस थाने में बुलाकर मार दिया। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में पुलिस कहती रही कि बलात्कार नहीं हुआ है। रात के अंधियार में उस दलित बिटिया को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। क्या बात करते हैं? फिर सीबीआई ने कहा, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी वहां गए थे न्याय की गुहार लगाते हुए, तो सीबीआई ने कहा कि हां बलात्कार हुआ है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? मेरे काबिल दोस्त सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रही है जानती है आप? वो तो 50 लोगों की हत्या करने दुर्दांत डकैत थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, 50 लोगों की हत्या का मानस बनाकर आए थे। रोन दिया, कुचल दिया उनको। हां, ये बात मानता हूं कि किसी को हत्या करने का अधिकार नहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता की हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार मूल्यांकन तो कीजिए अपनी पार्टी का। कहां पहुंचा दिया पार्टी के स्तर को? हत्या करने पर 50-50 लोगों की आमादा है आपके कार्यकर्ता। आपने आज तक एक ट्वीट नहीं किया। पंडितों का, हिंदू पंडितों का कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट बताइए। अरे हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है, आपका ट्वीट बताइए। आप तो अपने आप को उत्तर प्रदेश का बेटा बोलते हैं। क्या आपने संज्ञान लिया इस घटना का? क्या एक ट्वीट किया? आप अपराधी को बचाने। मैं सुधांशु जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, यही बात तो साफ हो रही है कि अगर यहाँ पर यूपी में विपक्ष अपना काम कर रहा है, सवाल उठा रहा है, और जवाबदेही चाहे राजस्थान में हो या यूपी सरकार दोनों की है, मामला क्योंकि ये हाई प्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पर सीएम की चुप्पी को लेकर भी सवाल जरूर खड़े किए गए। देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपका काम बोलना नहीं, वक्तव्य नहीं, कृतित्व भी होता है। मुख्यमंत्री जी ने सबको एक साथ 45 लाख रुपए दिए। हमने भेद नहीं किया कि ये जो किसान मारे गए या कार्यकर्ता मारे गए, इनकी तरह कि सिर्फ उनकी बात उठाएंगे, उनके घर पे भी जाएंगे, अरदास में जाएंगे। उनकी दुखद हत्या हुई है, जाइए, परंतु यहां पर कोई एक संवेदना का। अच्छा, वो 4 लोग क्या करने गए थे बताइए एक बार। सुधांशु जी, आप 4 ये कहा हो कि जो लोग जो मारे गए वो करने के लिए क्या गए थे, तो बता दीजिए देश को आज। चाहिए उल्टा इतना सब बयान दिया आपने। अरे देश को बताइए तो सही, हार पहनाने गए थे कि हत्या करने गए थे? वो देश को बताइए ना आज, वो किस लिए गए थे, किस इरादे से गए थे? देश को बताइए ना। वो माला पहनाने, हार पहनाने गए थे? अरे भाई, दोनों की डिबेट में एक दूसरे पे क्यों बोलने की बात करना? अपने अपने टाइम पे बोलिए। इतना आपको आवेश में आने की क्या आवश्यकता है? आप तो समझदार व्यक्ति हैं। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं, जवाब ही नहीं दिया टिकैत के उस बयान का कि उन 4 लोगों पे तो हत्या का मुकदमा ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिक्रिया में हिंसा की थी। गजब है साहब, और क्यों नहीं होगा? आप तो उस पार्टी के हैं ना जिसने 5000 सिखों के कत्लेआम के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सरासर जस्टिफाई किया। और उसके बाद उसी सरकार के अंतर्गत जांच चलनी चाहिए। कहा था किसी ने इस्तीफा देना चाहिए? बोलिए। 5000 लोगों की सरेआम हत्या और सारे लोग एक ही कम्युनिटी के मारे गए, यह सरासर नरसंहार था, यह कोई दंगा नहीं था। और उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको जस्टिफाई करे और उसके बाद चुप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और
आप जो ये बात कह रहे हैं, आप तो लोग उन लोगों में से हैं, उस मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया जिसने कहा कि मैंने 24 कार सेवक मरवा दिए थे अयोध्या में गोली से, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, और उसके बाद आप उसके साथ खड़े हुए हैं। आप जो बातें कह रहे हैं बलात्कार की घटनाओं पे, तो आजम खान ने कहा था बुलंदशहर का रेप हुआ ही नहीं, उच्च न्यायालय ने कहा बिना शर्त माफी मांगो, मांगनी पड़ी। अरे आप तो उस पार्टी के साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। और रही बात सिलेक्टिव अप्रोच की, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको सुरभि जी, ये आंदोलन चल रहा है तथाकथित काले कानून के लिए। दर्शकों को बताता हूं किस बात को काला कानून, कि एपीएमसी एक्ट हटना नहीं चाहिए, यानी मंडियां होनी चाहिए। अरे भाई, राहुल गांधी जिस राज्य से सांसद हैं उस केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, मंडी नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। भाई वहां उठाओ ना झंडा, वहां क्यों नहीं, यहां क्यों? और कल देखिए इन्होंने महाराष्ट्र में बंद का आयोजन किया। महाराष्ट्र में 2006 में से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, और आज वहां की सरकार कैबिनेट में बैठ के, अरे भाई प्रस्ताव पारित करके रद्द कर दो ना, आप सरकार हो। तो कैबिनेट में बजाय उसको रद्द करने के बंद के समर्थन का प्रस्ताव करते हैं। यह है असली चेहरा। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करेगा तो किसान को 5 साल जेल। अरे भैया, अमरिंदर गए, चन्नी आ गए, उनसे तो कहो कि कैबिनेट की मीटिंग बुला के रूल में चेंज कर दें, तो 5 साल जेल का भी नहीं चेंज है। बाहरी कंपनियां आके खा जाएंगी। तो नेस्ले नेहरू जी के जमाने से काम कर रही दुनिया की सबसे बड़ी फूड की कंपनी, और दूसरे नंबर की कंपनी पेप्सी राजीव गांधी के जमाने से 1987 से काम करी, भगाओ ना उनको। यह है सेलेक्टिव अप्रोच, कि कहना कुछ और करना कुछ और, खुद मियां फजीहत दूसरे को नसीहत। और एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, चूंकि अभय दुबे जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यह बताइए आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का एक पन्ना भी क्यों नहीं लागू किया अपने जमाने में? बताइए कोई सी एक रिकमेंडेशन जो 10 साल में लागू की हो। पूछता हूं आपसे, बताइए। हमने लागू की, उसके बाद हमसे सवाल पूछ रहे हैं किसानों। आप बताइए क्या किया था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, क्यों 10 साल आप दबा के बैठे रहे? सुरभि जी, मेरे काबिल विद्वान दोस्त और सांसद महोदय को जानना चाहिए, 2015 का शपथ पत्र देखा है मोदी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में दिया? एक शब्द भी झूठ बोलूं तो डिफेमेशन का केस करिएगा। बताइए कितनी सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमीशन की? सुरभि जी, स्वामीनाथन कमीशन की 206 सिफारिशें थी, 201 सिफारिशें। उसमें से शपथ पत्र दिया मोदी सरकार ने कि जनवरी 2014 तक उसमें से 175 हूबहू लागू कर दी गई थी, और 26 विवेचना में है जो मोदी सरकार ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया आज तक। मैं चुनौती देता हूं इनको। ये कह रहे हैं 1984, बिल्कुल हमने क्षमा मांगी हाथ जोड़कर, नतमस्तक है दंडवत होकर। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे बताइए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक ने क्या लिखा था? उन्होंने आलेख लिखा कि ये न्यायोचित था जो हुआ है, लेकिन हमने कभी आरोप नहीं लगाया क्योंकि वो उनकी विवेचना थी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री के जो चुनाव का कार्य प्रमुखता से देखते थे मिस्टर जैन, वो भी आरोपित थे उस दंगों में, और कई लोग आरोपित थे। लेकिन मैं उस घृणित राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपने 3 काले कानूनों की बात की। आप जानते हैं अभी हाल ही में क्या किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि हरियाणा और पंजाब में यह कह दिया कि हम 11 दिन आगे खरीदी बढ़ाते हैं समर्थन मूल्य की धान की, जबकि उन्होंने कहा क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। जानते इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले खुद रामविलास पासवान सोनिया गांधी जी की चिट्ठी पर मॉइस्चर कंटेंट की अनुमति अधिक देते थे और समय पर खरीद करते थे। काले कानूनों का सच जानना है तो सीएसीपी की भी खरीफ सीजन की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। उसने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्राइजेस क्रैश कराने के लिए ऐसे समय दाल खरीदकर बाजार में उतार देती है कि किसान बर्बाद हो जाता है। और आपने कहा ये कानून कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी ने या शरद पवार जी ने जो चिट्ठियां लिखी अटल बिहारी वाजपेयी जी की राह पर चले, उन्होंने कहा था कि केंद्र को अधिकार नहीं। 3 कमेटियां बनी अटल जी के समय। उस कमेटी ने कहा कि यह राज्य का अधिकार है एग्रीकल्चर, इसलिए एपीएमसी के रिफॉर्म राज्यों को करने चाहिए। हाँ, ये जो हूबहू सारी बातें जो इस एक्ट में है वो पहले से लागू है। 2019 का जवाब देख लीजिए मोदी जी का क्या लागू। अब मैं वापस उसी मुद्दे पर आती हूँ जहां पर मामले को पॉलिटिसाइज करने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है, भले ही मामले अलग अलग स्टेट्स के हों, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई को लेकर जब आवाज उठती है तो मामला पॉलिटिसाइज क्यों हो जाता है? इसीलिए जहां राहुल और प्रियंका, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता हो, हमने देखा रोजाना ट्विटर पर सरकार का घेराव करने की उन्होंने कोशिश की। मामला क्योंकि अब राजस्थान का आया, उस पर इंसाफ के लिए कोई आवाज नहीं उठती, तब ट्विटर भी पूरी तरह से खामोश हो जाता है। क्यों?
देखिए सुरभि जी, मैं ये बात कहूं अधूरी रह जाएगी अन्यथा। ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 2A में ऐड किया है, वो इसलिए किया है कि इनके दोनों पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दे, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को और फूड प्रोसेसर को। ये बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ है, इसलिए कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाइए। आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात करती है, मैंने तो चुनौती दी, मैं 20 लिस्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। आप देखिए, एक सेकंड मैं बताता हूं आपको। जघन्य अपराध बिहार में 51,116, उत्तर प्रदेश में 50,029, राजस्थान में 20,000 मात्र, मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा है 27,000, असम में तो क्राइम रेट हिंदुस्तान का जघन्य अपराध का सबसे अधिक 73, महिला अपराध 49,385 उत्तर प्रदेश, असम में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा क्राइम रेट 154, राजस्थान ने पिछले साल डेटा मेरे पास भी अपराध में यूपी से आगे राजस्थान है, डेटा इस वक्त मेरे पास भी है, लेकिन यहाँ बात जी डेटा मेरे पास भी है, रेप के मामले में भी टॉप पर राजस्थान रहा है। 2020 में तो 5,000 से ज्यादा केसेस भी दर्ज हुए थे, यूपी में हालांकि 2,000 से ज्यादा केसेस थे। यूपी की सच्चाई जान लीजिए, यूपी में अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रही है पुलिस। आप क्या हुआ बताइए? मनीष गुप्ता के केस में पुलिस को पूरे साक्ष्य मिटाने का समय दिया इस सरकार ने, वो दरवाजा तोड़कर होटल की हत्या कर दी उसकी। विवेक तिवारी के केस में रोड पर खड़े होकर गोली मार दी, बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखते, अपराध पंजीबद्ध नहीं करते ये लोग, ये षड्यंत्र करके उसको छुपाना चाहते। राजस्थान की सच्चाई बताता हूं, एक स्पेशल हीनियस क्राइम की मॉनिटरिंग कमेटी अलग बनाई है गहलोत साहब ने, एक कम्युनिटी विजिलेंस की अलग कमेटी बनाई है, उसका परिणाम ये हुआ। और एक और खुलासा करता हूं, राजस्थान की एकमात्र सरकार है जिसने हर जिले के 25 बड़े अपराधी, हर थाने के 10 बड़े अपराधी का चयन किया और सीमावर्ती राज्यों को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सरकारों को वो शेयर करती, क्योंकि अपराधी वहां भी शरण लेते। तो एक पूरी तरह उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हैं। ये घृणित राजनीति, जब ये क्यों लगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इन्होंने जानते राजस्थान पर इनका दलितों के प्रति इनकी हमदर्दी नहीं थी, इनका दर्द ये था कि लखीमपुर का जो बेनकाब कर दिया राहुल जी, प्रियंका जी ने, न्याय की आवाज उठाकर दृढ़ता से, वो पेट में दर्द है इनकी। ये दलितों का प्रेम नहीं है इनके लिए, ये चाहते थे कि पर्दा डाला रहे और मंत्रियों को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतिम समय तक बचाने की कोशिश की और आज भी साक्ष्य मिटाने का पर्याप्त समय उनको दिया। क्या कहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने? उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को, कितनी बेशर्मी है बताइए। सुधांशु जी, अब क्योंकि यहाँ पर अपने राज्य के बारे में बोलने की कोशिश नहीं की जा रही है, आप अगर विपक्ष के तौर पर जवाब मांगना चाहते हैं तो मांगिए, उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही कर रहे हैं कि उम्मीद आप ये कर रहे हैं कि वो अपने राज्य को लेकर कुछ ना बोले, लेकिन जहां सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर आता है तो वो सवालों के घेरे में आ जाता है, क्यों? देखिए, बड़ा लंबा उद्बोधन दिया दुबे जी ने, मगर मैं उनको साधुवाद देता हूं उनके उद्बोधन के पहले वाक्य के लिए। उन्होंने खुद बोल दिया कि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की 206 में से 176 रिकमेंडेशन लागू कर दी, यानी अपनी सरकार की एक नहीं गिना पाए। चलिए 176 तो मानी ना, कि 26 बाकी, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। और अरे आपने नहीं, उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने। अरे सुधांशु जी प्लीज, नहीं है। अब एक मिनट अरे हाँ सुनिए, नहीं गलत है भैया सुनिए, आप सुनिए बोल रहे, मैं नहीं बोलता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनवरी 2014 स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन में एमएसपी के बारे में क्या लिखा है और कौन से चैप्टर में लिखा, बताइए बताइए पवार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, कहां लिखा है एमएसपी के बारे में और क्या लिखा है? बोलिए, पेज नहीं चैप्टर बताइए, कहां लिखा है? खुलिए, निकालिए स्वामीनाथन कमीशन, मुझे तो रटी हुई है स्वामीनाथन के। इसमें बताने के 2 शब्द चाहिए, लंबा भाषण नहीं, क्योंकि मैं भी अपने बोलने के टर्न का इंतजार कर रहा हूं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। सुनिए, हाँ बोलिए, बताता हूं आपको कौन से बात में, कौन से पेज पे लिखा? बताइए, A2+FL क्या डिफाइन किया, C2 क्या डिफाइन किया, उन्होंने बताइए। नहीं बता पाए। अब देखिए, आप अपने टर्न में बोलिएगा, अब मैं बोलता हूं। और पूरा अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूं भाई। जमीन के, अब मैंने कहा था लंबा भाषण नहीं, ये नहीं चल सकता। आप इतना लंबा भाषण कर लिए, अब मैंने आपसे सिर्फ पेज नंबर पूछा जो एक शब्द का था, उसके बाद आप A2+ तो फिर भाषण करने लगे, तो इस ढंग से बहस नहीं हो सकती मान्यवर। अपने टर्न पे बोलिए, आप तो सभ्य आदमी हैं उस ढंग से। अब मैं बोल रहा हूं, देखिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं कह रहा हूं, अभय दुबे जी के प्रति कोई अवमानना नहीं करना चाहता। देखिए सुरभि जी, वहां वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 14 और पेज नंबर 142 पे एमएसपी के बारे में जानते हो स्वामीनाथन कमेटी ने क्या लिखा है? कि गेहूं और चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए। यह किसानों को हार्म कर रही है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए करनी चाहिए, और ये छाती ठोक ठोक के सिर्फ चाह रहे हैं कि गेहूं चावल पे चाहिए, क्योंकि सरमाएदार हैं ये, इसलिए
पहला यथार्थ। इसलिए हमारी सरकार को यह कहना पड़ा कि कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है। क्यों नहीं दे रहे सब्जी और फल पे एमएसपी? क्योंकि सब्जी फल रोज उगानी पड़ती है, हम लोग रोज खाते हैं। गेहूं चावल साल में 2 बार उगता है और उसको महीने में 1 बार खरीदता है, तो उसके लिए तो चाहिए और इसके लिए नहीं चाहिए। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना, केरल में क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं? चलिए वो वाले विषय पे तो साफ पता है कि किसके मन में कितना किसानों के प्रति। अब दलितों पे आ जाइए तो योगेश जाटव, अरुण माहौर, कर्नाटक का प्रशांत पुजारी, उत्तर प्रदेश का अरुण माहौर, ये तो बेचारे दलित नहीं थे ना। यहां भी सिलेक्टिव अप्रोच है कि गोरक्षक दलित के लिए दूसरा है और दूसरे दलित के लिए जो आपको अच्छा लगेगा वो दलित दूसरा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलितों के मकान, 1 दर्जन दलितों के मकान एक समुदाय के द्वारा जला दिए गए, चू नहीं बोला किसी ने। वही कर्नाटक में हुआ, दलितों के घर पे एक समुदाय का हमला, चू नहीं बोला किसी ने। गजब है भाई। और जब सीए एनआरसी में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से नागरिकता मांग रहे हैं उसमें 80% दलित हैं, मगर छाती ठोक ठोक के खड़े हो गए, अरे दलित उनको क्यों दिया जा रहा है, मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह आपका दलित के प्रति चेहरा। और छोड़िए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा, मैं लोगों से कहता हूं इंटरनेट पे जाके पढ़ लीजिए, नेहरू की सरकार से इस्तीफा देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या लिखा, कि क्या क्या इन लोगों ने किया। नेहरू जी खुद गए डॉक्टर अंबेडकर की हार सुनिश्चित करने के लिए। दलितों के छोड़िए, उनका स्मारक नहीं बना, उनकी समाधि नहीं बनी, सब कुछ हमारी सरकारों ने, शुरुआत की वाजपेयी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने आकर क्या क्या किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता। चाहे प्रतीकात्मक हो, चाहे जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हमने एक दलित से करवाया और उसके ट्रस्ट में भी है, छोड़िए उस बात को। अब मैं आता हूं आपके ऊपर। वर्तमान में इतनी सेलेक्टिव अप्रोच हो जाती है मान्यवर, इतनी सेलेक्टिव अप्रोच हो जाती है हिंसा के ऊपर, चाहे जाति की बात हो, धर्म की बात हो, वो अपने आप में बहुत पीड़ा देती है। उत्तर प्रदेश की बात थी तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि डकैत, ये बताइए किसी डकैत को सारे केसेस माफ करके और स्थापित करके राजनीति में लाने की घटना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? फूलन देवी को लाए थे ना, सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर सरकार चला रहे थे, जिसमें 20 लोगों को खड़े करके गोली मारी थी, धड़ धड़, उनको लाके राजनीति में स्थापित किया। और सुरभि जी बताइए, आज प्लेन हाईजैक की बात हो तो प्लेन हाईजैक तो आतंकवाद के तुल्य अपराध है कि नहीं? और भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक 20 दिसंबर 1978 2 लोगों ने, पांडे बंधुओं ने करा प्लेन हाईजैक लखनऊ से दिल्ली का। किस चीज के लिए? कि इंदिरा गांधी को रिहा कर दो। 1980 में दोनों माननीय विधायक कांग्रेस के टिकट पर। गजब है। और वहां से लेके अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। किसको कातिल कह रहे थे? सर्वोच्च न्यायालय को। फिर टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में ले लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आतंकवाद, अपराध, राष्ट्रवाद, सबके ऊपर आपका चरित्र उजागर है। दलित हो या किसान, आप ये नहीं बता पाए कि कितनी रिकमेंडेशंस और क्या क्या आपने किसान के लिए किया था। हम तो ये बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही योगी जी की सरकार आने के बाद 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया, और सपा बसपा के समय में 2007 से 17 के बीच में 90,000 हुआ। यानी 10 साल में 90,000, 4.5 साल में 1,43,000। ये अंतर है हमारे और इनकी सोच में। और ये तो इतना ही नहीं सुरभि जी, ये तो उस आंदोलन का समर्थन कर दिया जिसने कहा सबसे बड़ा आंदोलन है। वाह भाई वाह, ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। चलिए छोड़िए चौधरी देवीलाल का आंदोलन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन, चौधरी चरण सिंह का आंदोलन छोड़िए, आजादी से पहले स्वामी सहजानंद का आंदोलन उससे बड़ा ही है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह। आप दोनों ने बकायदा सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने रख दिए जहां पर स्टेट वाइज ओवरऑल कंपैरिजन की बात तो हो गई, लेकिन बेइज्जती अपने नेताओं की करके राजनीति के लिए आदमी कैसे कंप्रोमाइज करता है वो देखने का। लेकिन मैं वापस हमारे इसी मुद्दे पर आ रही हूं। आप लोग पूरी फेहरिस्त के साथ यहां पर बात रख रहे हो और उन फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखना बहुत जरूरी भी है कि किस मामले में क्या अप्रोच उठाई गई है। लेकिन मामला क्योंकि राजनीतिक हो जाता है तो उसमें नफे नुकसान की बात भी आ जाती है। अभय दुबे साहब, अभी भी बात वहीं पर है क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश का है। यहां पर हम देख रहे हैं परिवार के लोगों के बीच जा रही है प्रियंका, राहुल रोजाना सवाल उठा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं क्योंकि राजनीति की जा रही है पूरे मामले पर। इसीलिए उस मानसिकता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अपराध अगर किसी और स्टेट में भी होता है तो भी यही रवैया सामने क्यों नहीं आता। देखिए, मैंने कई सारे अपराध गिनाए। पूछिए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह, नड्डा जी राजस्थान क्यों नहीं गए? यही बात तो गहलोत साहब ने भी कही कि आए यहां पर राजनाथ सिंह, आए यहां पर गृह मंत्री। सुरभि जी, वो बिटिया के प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती थी अगर राहुल जी, प्रियंका जी दृढ़ता से आवाज नहीं उठाते तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक
वो दरिंदगी करके भी बचा रहता। हाथरस में उस बिटिया को न्याय नहीं मिल पाता, अगर नहीं जाते कितनी प्रताड़ित किया बताइए आप। प्रियंका गांधी जी को बंद करके रखा, ये शोभा देता है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 28 फरवरी 2016 को बरेली की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा, किसान भाइयों मैं आपके 2 गुनी कीमत करने आया हूं, आपको जो फसल उगाते हो उसके 2 गुने दाम मिलेंगे। उसका सच ये है कि अभी एनएसएस ने रिपोर्ट जारी की, प्रत्येक किसान परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति कितने पैसे मिल रहे हैं खेती से जानती है? 26 रुपए 67 पैसे मात्र। और एक जो अडानी है, हिंदुस्तान का उद्योगपति, 1002 करोड़ रुपए रोज प्रधानमंत्री कमा रहा है। आपने कहा था कि मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा, लागत दुगनी कर दी प्रधानमंत्री जी आपने। 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी आपने भी पढ़ी होगी। वो क्या कह रही है कि धान सिर्फ जो सरकारी खरीदे 13.9% खरीदा गया, ज्वार सिर्फ 3.3%, बाजरा सिर्फ 3.8%, रागी 0%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी जी की रिपोर्ट है। समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करते प्रधानमंत्री जी। आप बताइए, आप जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन का प्रश्न है, तो फिर क्यों आपने दूसरी फसलें नहीं खरीदी प्रधानमंत्री जी? और दाल की खरीदी पर तो खुद सीएसईपी ने आरोप लगाया है कि बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे समय बेची जाती जब किसानों की फसलें आने वाली होती। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये 3 काले कानून किसानों ने नहीं मांगे। आपने झूठा शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। 11 दिसंबर को सूचना के अधिकार में आपने कह दिया कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है कि कंसल्टेशन किया हो। ऐसे ही 3 जमीन हड़पने के अध्यादेश पर अध्यादेश प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, समूचे प्रतिपक्ष ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आते ही पहला आदेश दिया कि गेहूं और धान का बोनस 150 रुपए जो राज्य सरकार देगी मैं नहीं खरीदूंगा। आपने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, बताइए गुजरात ने क्यों इनकार कर दिया लागू करने से? 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, आपका बिहार प्रांत उसको लागू नहीं करता प्रधानमंत्री जी। आपने खेती की लागत इतनी बढ़ा दी कि जो 6,000 रुपए दे रहे, वरुण गांधी खुद कह रहे हैं कि 12,000 रुपए कम से कम दो। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बात करते रहे सुधांशु त्रिवेदी जी, गन्ना राज्य केंद्र की सरकार या राज्य सरकार प्रोक्योर नहीं करती, माफ कीजिएगा। वो बिलों के बिहाफ पर गन्ना खरीदा जाता है जिसका भुगतान 1966 के कानून के अनुसार 14 दिनों में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, तो बताइए आपने शक्कर जो है 17 अप्रैल को जो पीडीएस में मिलती थी वो मोदी जी ने मुंह में कड़वाहट घोल दी, उसको बंद कर दिया सुधांशु त्रिवेदी जी। तो ये भ्रम में मत रहिए। आपने किसानों के साथ जो कुठाराघात किया है वो उसकी सच्चाई ये है कि खुद वरुण गांधी कह रहे हैं कि जो राज्य स्तरीय कमेटी मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी के अधीन में, उसमें जो समिति की सिफारिश थी कि कम से कम 400 रुपया 400 रुपया गन्ने का मूल्य करो प्रति क्विंटल, क्योंकि किसानों की लागत ही 352 रुपए आती है। क्या बात मानी गई बताइए? ये तो वरुण गांधी जी लिख रहे हैं, ये तो हमने नहीं कहा। तो शर्म जरासी शेष अगर इस सरकार में हो तो देश से क्षमा मांगे। और ये जो लखीमपुर में जघन्य हत्याकांड किया है, इस सरकार की मंशा तो 50 किसानों को रौंद लेने की थी। मैं विश्वास दिलाता हूं, उस मंत्री ने कहा था 1 सप्ताह पहले कि 2 मिनट मेरे सामने किसान नहीं टिक सकते, और वो कर दिखाया। उन्होंने कहा था मेरा इतिहास देखना, तो हमने देखा इतिहास। वो हिस्ट्री शीटर थे सुरभि जी, उन पर 302 का मुकदमा था। 2008 से 3 साल तक रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा है। इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हाईकोर्ट रिजर्व फॉर ऑर्डर फैसला करके 3 साल तक रखे। प्रधानमंत्री जी इस देश को क्षमा करिए, न्याय करिए। अन्नदाता के साथ प्रचंड बहुमत आपकी मनमानियों के लिए नहीं मिला है, नहीं तो ये देश कभी क्षमा नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को। इतिहास लिखा जाएगा तो आपकी सरकार का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी भी समय है, हम स्वागत करने आएंगे। आप तीनों काले कानून निरस्त कीजिए, बैठिए किसानों के साथ और उनकी मंशा के अनुसार इन कानूनों का निर्धारण कीजिए। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मान लीजिए। सुधांशु जी, देखिए, खूब इन्होंने भावावेश में अच्छा भाषण दिया, मैं उसका बिंदुवार जवाब देता हूं। इन्होंने इतिहास भी बहुत बोला। आपको पता है कि हमारी सरकार आने से पहले 2009 से 14 के बीच में धान के लिए जो पेमेंट हुआ है वो 2 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे हुआ है, और 2014 के बाद से हमारी सरकार आने के बाद 4.95 लाख करोड़ रुपया हुआ है। गेहूं में यही स्थिति थी, 1.77 करोड़ आपके जमाने में हुआ है, 2.95 करोड़ हमारे जमाने में हुआ है, 2.95 लाख करोड़।
तो उसके बाद भी आपको नजर आता है कि हमारे एमएसपी चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से भी चल रही है, और इस साल कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अगर किसान नाखुश था तो कैसे रिकॉर्ड उत्पादन हुआ? और जो किसान खड़े हुए हैं साथ में, मान्यवर, मुझे समझ में नहीं आता है सुरभि जी, ये कैसे किसान हैं जो एक साल से बैठे हैं, ना बुआई करने गए, ना जुताई करने गए, ना कटाई करने गए। तो भाई ये तो सरमाएदार है ना, इनके बिहाफ पे कोई कर रहा है। इसीलिए, वरना मैं ईमानदारी से कहता हूं, कहिए कि 2 एकड़ या 3 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की जाए, बाकी छोड़ दिया जाए। क्यों चाहिए 20-20 एकड़ वालों के लिए? सरमाएदारों के लिए ही मांग रहे हैं ना आप। और इतिहास की बात, इतिहास लेकिन सुधांशु जी, अगर किसानों की नाखुशी, अगर किसानों का सवाल तो यही है ना कि अगर किसान खुश हैं तो फिर वो क्यों 10-10 महीने तक, 1-1 साल तक सड़क पर रहना चाहेंगे? जो आप बात कह रही हैं ना, जानते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये वो सरमाएदार किसान है। अगर इस आधार पे कहा जाए तो मैं एक बात कहता हूं, थोड़ा अटपटी लगे किसी को, जब देश आजाद हुआ तो 564 रियासतें थी, यानी 564 राज्य रजवाड़ों की जब चली गई थी जमीन। एक के पास 1-1 हजार आदमी तो थे। अगर वो दिल्ली में खड़ा कर देते 6 लाख की भीड़ दिखती। उस जमाने में कम से कम इस देश में 2 लाख जमींदार तो होंगे। अगर सब केवल आके 2-2 हजार आदमी खड़ा कर देते तो 20 लाख की भीड़ दिखती। सरमाएदारों का है, इसीलिए तो मैंने पूछा ना बुआई के लिए गए, ना जुताई के लिए गए, ना कटाई के लिए गए। खैर, अब मैं आपको बताता हूं, अगर इतिहास की बात कर रहे थे आप बहुत, अबे जी, 12 जनवरी 1998 बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में 24 किसानों पर पुलिस ने सीधे गोली चला के मार दिया। जब 24 की मौत की बात सरकार ने मानी, उस जमाने में जब ना प्राइवेट मीडिया था, ना कोई फोटो खींच सकता, सोचिए कितने मारे गए होंगे। और वो लोग गए थे, दिग्विजय सिंह जी, दिया था इस्तीफा, आप ही की तो सरकार थी वहां पर, आपके ही प्रांत की बात बोल रहा हूं। और वो लोग आकर आज कहते हैं सबसे बड़ा नरसंहार। अरे साहब, पुलिस की गोली से जिन लोगों ने मार दिया हो, सीधे चलाकर फायरिंग, और ना किसी पे जांच हुई, ना कोई दोषी पाया गया, ना कोई मंत्री, ना कुछ नहीं, सब खत्म। उल्टा जो आंदोलन करने वाला विधायक था सुनीलम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया जी, उसके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगा दिए गए। वो लोग आकर आज ये बात कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसानों के लिए आपने कितना ईमानदारी से किया है, क्या किया है, चाहे किसानों का ध्यान रखना हो, चाहे कृषि के लिए ध्यान रखना हो। हमारा कृषि बजट कितना, 1,21,000 करोड़, उस जमाने में कितना रहता था? 25,000। वक्त की कमी है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी अभय जी, और रही बात बहुत संक्षेप में जी। देखिए, मैं तो वो प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल सुधांशु जी ने जो कहा, कोई भी सरकार को अधिकार नहीं है। मंदसौर में भी किसानों ने फसलों के दाम मांगे थे, सिर्फ शिवराज जी की सरकार ने एक के बाद एक 6 किसानों के सीने में गोलियां उतार दी। 2012 में यही कक्का जी, ये पहले भारतीय किसान संघ के नेता थे जो आज किसान आंदोलन से जुड़े हैं, उन्होंने आंदोलन किया। 2012 में मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट दी कि AK-47 से किसानों पर गोलियां चलाई। मैं सरकारों से प्रार्थना करता हूं, देश उन्हीं ने बनाया है, उन्हीं ने। अब मनदीप को सुनिए ना, लखीमपुर खीरी में वो सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, कहता है मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को रोन दिया। वो लवप्रीत और छोटे छोटे 19-19, 20-20 साल के बच्चे सुधांशु जी रोंद कर मार दिया। अभी तो जीवन देखना प्रारंभ भी नहीं किया था उन लोगों ने। मेरा सवाल फिर यही है भारतीय जनता पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मारे गए वो क्या करने गए थे? देश पूछ रहा है ये सवाल, देश को बताइएगा जरूर। चलिए, आप दोनों ने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।